हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आ गया हूँ। वीडियो है, हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड। इस वीडियो लेक्चर में हम हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड को समझेंगे, क्या होता है हीट कैपेसिटी, इसका बेसिक्स को समझेंगे और हम इसमें डिटेल में देखेंगे डुलॉन्ग पेटिट लॉ के बेस पे क्या हुआ है। उसके बाद आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटीज़, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटीज़। तो उस दोनों थ्योरी को समझने से पहले, आइंस्टीन थ्योरी और डिबाई थ्योरी को समझने से पहले हमें उसका बेसिक्स को समझना जरूरी है, हीट कैपेसिटीज़ को। उसके बाद ये भी देखना है कि आइंस्टीन और डिबाई का जो थ्योरी है वो किसको एक्सप्लेन करता है, क्या इसमें बेसिक्स होना चाहिए। इस वीडियो लेक्चर में हमें पूरा कवर करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट में इसका कंक्लूजन भी देखेंगे, जिसपे हम आगे फोकस करेंगे अपने आइंस्टीन और डिबाई थ्योरी पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स को। चलिए फिर देखते हैं हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी होता क्या है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या फिर हीट लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो सिंपल सा है, किसी भी मटेरियल ले लेते हैं हम, है ना, या फिर सिस्टम जिसको बोलते हैं। अगर थर्मोडायनेमिक्स के केस में देखेंगे तो क्या बोलते हैं, सिस्टम या फिर मटेरियल है जो हमारा। अगर इस मटेरियल का या फिर इस सिस्टम का अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है ना, जितना भी इसमें टेम्परेचर था उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा, बाहर से हमें हीट देना पड़ेगा, या फिर बाहर से हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये एनर्जी किसके फॉर्म में देंगे हम, हीट के फॉर्म में देंगे। तो किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर को, हमें किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो देखिए यहाँ पर मटेरियल का कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर किसकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स की, है ना। यहाँ पर मटेरियल है हमारा सॉलिड्स, उसका अगर टेम्परेचर को हमें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो हमें बाहर से हीट देना पड़ता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें लगेगा, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को जितना वो टेम्परेचर था उससे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में, वही उसका क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटीज कहलाता है। नाम में ही है हीट का कैपेसिटी। ठीक, अब इसमें हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज देखेंगे और मोलर हीट कैपेसिटी देखेंगे। देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू यूनिट मास ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस सो दैट इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा है, ये हमारे पास मटेरियल था, इसका अगर हमें क्या करना पड़ा था, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तब के केस में हीट कैपेसिटी हमने देखा। अगर हम इस मटेरियल का, हम क्या करें, इस मटेरियल का अमाउंट को फिक्स कर दें, मतलब मास को फिक्स कर दें, जैसे कि यूनिट मास यहाँ पे बोला गया है ना, यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम समझ लो। ठीक है, अगर सिस्टम क्या कर ले, हमने यूनिट मास ले ले, 1 ग्राम ले ले सिस्टम को। अब उसका टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा वो उसका कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, रीजन क्या है, स्पेसिफिक क्यों कर दिया गया नाम में, स्पेसिफिक लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने मास को क्या किया, 1 ग्राम स्पेसिफाई कर दिया। क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, फिक्स कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे। हीट कैपेसिटी नॉर्मल मास के लिए था, कोई भी मास के लिए था, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में उसका मास को क्या कर दिया गया, 1 ग्राम कर दिया गया, बस इतना ही डिफरेंस है सॉलिड का। ठीक, अब हम आते हैं मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ मटेरियल। अब देखिए थर्ड वाले केस में मटेरियल सेम है, बस इसका क्या कर दिए, अब 1 मोल कर दिए इसको। सबसे स्टार्टिंग वाले में मटेरियल को हम ए सिस्टम लेके चल रहे थे, मटेरियल लेके चल रहे थे। सेकंड वाले केस में मटेरियल को क्या कर दिया गया, 1 ग्राम होना चाहिए बोल दिए, है ना। उसके बाद थर्ड वाले केस में मोलर हीट कैपेसिटी में मटेरियल क्या होना चाहिए, 1 मोल। तो किसी भी 1 मोल मटेरियल का या फिर 1 मोल सॉलिड का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो जितना अमाउंट ऑफ हमें हीट लगेगा वो हमारा कहलाता है मोलर हीट कैपेसिटी। सिंपल है, तीनों का डेफिनेशन इजी है। मोलर हीट कैपेसिटी में मोल्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम, और नॉर्मल हीट कैपेसिटी में कोई भी एक मास की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन सबको पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है। तो इसमें देखिए द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो नॉर्मली चीज है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सॉलिड की बात हम कर रहे हैं ना, सॉलिड्स, हमें किसका देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सॉलिड्स का। तो सॉलिड्स के केस में इसका वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। किसी भी सॉलिड मटेरियल है ना, तो उसका वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है। जैसे लिक्विड या फिर गैस का अगर देखते हैं हम लोग तो वॉल्यूम चेंज होता है, बट सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मतलब फिक्स होता है।
तो वॉल्यूम फिक्स है, इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में डेल्टा V क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम V1 और V2 दोनों इक्वल हो गया, सिंपल सा है। एक मटेरियल लेते हैं, स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम V1 था, फिर इसमें हम कुछ चेंजेस किए, इसको हीट दिए, हम हीट कैपेसिटी के फॉर्म में मतलब हीट दिए टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, तो सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तो इंक्रीज हुआ और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2। बट वॉल्यूम V1 और V2 क्या है, दोनों सेम है, क्योंकि सॉलिड मटेरियल का वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है ना। तो V2 माइनस V1 करेंगे, मतलब वॉल्यूम का चेंज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेल्टा V, तो V2 माइनस V1। हमें पता है कि V2 और V1 क्या है, सेम है, वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं है सिस्टम का, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, हम डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे ना, PV कैन बी एलिमिनेटेड एज द वॉल्यूम चेंज इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर द एक्सप्रेशन फॉर द मोलर हीट कैपेसिटी, या फिर है ना, विल बी क्या हो जाएगा, देखो हीट कैपेसिटी, सिंपल सा, इससे पहले एक पॉइंट और समझ लेते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, ये हमारा क्या है, हीट कैपेसिटी का फार्मूला है। C क्या है, C किसको दिखा रहा है, हीट कैपेसिटी को दिखा रहा है। Q क्या है, आपका हीट को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन में, इस इक्वेशन में C क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी, Q क्या है, जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें लग रहा है, किसके लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो हो गया हीट कैपेसिटी का फार्मूला, C डेल्टा Q बाई डेल्टा T। अब यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, इस इक्वेशन से अगर देखेंगे, 1 मिनट, इस वाले इक्वेशन से देखो, तो यहाँ पर P डेल V क्या हो गया, 0 हो गया है। तो इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा Q और डेल्टा U हो गया, मतलब डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा U इंटू डेल्टा T, ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में लिख दिया हमने, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन को डेल्टा E भी लिखते हैं, को पता होगा। स्मॉल अगर चेंजेस की बात करें तो हम इसको डेल से डिनोट करते हैं, और कैपिटल अगर बिग चेंज की बात करते हैं तो हम डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्या दिखा रहा है, इस जो कि स्मॉल डी है वो स्मॉल चेंजेस को दिखा रहा है, और इंटरनल एनर्जी को यू से भी डिनोट करते हैं और ई से भी डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ई के फॉर्म में भी लिखा है, क्योंकि आने वाले डेरिवेशंस में हम डेल्टा ई के फॉर्म में भी देखेंगे, ठीक है। तो सी हियर इज सी इज क्या, मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि हम सब्सटेंस को यहाँ पे कैसा ले रहे हैं, अपना जो मटेरियल है उसको कैसे, किस फॉर्म में ले रहे हैं, मोल्स के फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, और डेल्टा यू किसके इक्वल लिखे हम लोग, डेल्टा क्यू के, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो पी डेल वी 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं, क्यू इज ए हीट गिवन, तो यहाँ पे क्यू क्या है, जो हीट दिए हैं वो है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर का चेंज है, मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखते हैं, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट जो लॉ है उसको हम थोड़ा यहाँ पे समझने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको समझते हैं क्या है ये। तो ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट का हम कैलकुलेट कर रहे हैं टेम्परेचर्स पे, ठीक है। तब हम देखते हैं, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ लॉ ऑफ इक्विपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। तो हम कौन सा लॉ यूज करने वाले, इक्विपोर्टेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। तो दिस लॉ स्टेट दैट फॉर ए सिस्टम इन ए थर्मल, तो क्या बोलता है ये लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम है सिस्टम, है ना, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो रहा है, जो हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल है उस पर क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होगा, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, वाइब्रेट होता रहेगा, तो उसके देयर विल बी एवरेज एनर्जी होता है, तो हर एक डिग्री फ्रीडम पे एक एवरेज एनर्जी उसके पास होगा, उसके बारे में आगे देखेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, variation of heat capacity of the monoatomic solids which temperature can be explained with the help of Planck quantum theory के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो the monoatomic solid may be considered as a collection of oscillators with 3 degree of freedom। तो देखो हम लोग यहाँ पर सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड, सॉलिड का हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए सॉलिड को हमें एज अ ऑस्किलेटर एज्यूम करना है, ठीक है, एज अ ऑस्किलेटर एज्यूम करना है। अगर मोनोएटॉमिक गैस की बात करें, मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो इसमें कितना होता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, कितना होता है वो भी 3, क्या होता है 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम,
ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, है ना। अभी आप सिंपल समझिए कि यहाँ पे सॉलिड को एज अ ऑस्किलेटर मान के चला जा रहा है ना, ऑस्किलेटर माना जा रहा है और वाइब्रेट हो रहा हो, तो अगर वाइब्रेट हो रहा है तो उस पर थ्री वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिलेगा। ये पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिकल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ईच ऑस्किलेटर ऑफ सच सॉलिड पॉसेज एन एवरेज इक्वल टू 3 kT। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्लासिकल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में, है ना, इसमें क्या बोलता है कि हर ऑस्किलेटर, ईच ऑस्किलेटर कितना एनर्जी होता है, एवरेज एनर्जी उसका 3 kT होता है। ये सबको हम गैसियस स्टेट वाले में डिटेल में समझे हैं, है ना, समझेंगे। तो अभी नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एवरेज एनर्जी होता है किसी भी ऑस्किलेटर का जो वाइब्रेशन कर रहा है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से 3 kT होता है, ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेट अस कंसीडर एनी सॉलिड हैविंग n एटम्स। तो कोई भी हम सॉलिड की बात करते हैं जिसके पास कितना है, n नंबर ऑफ एटम्स है ना। सॉलिड है, सॉलिड में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो कितने एटम्स है बोल रहे हैं यहाँ पर, n नंबर ऑफ, कैपिटल N नंबर ऑफ एटम्स है। तो फॉर 1 मोल ऑफ ऑस्किलेटर्स, तो देखो 1 मोल ऑफ ऑस्किलेटर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस 3 kT में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, एवोगैड्रो नंबर को। तो यहाँ पर देखिए 3 kT Na में मल्टीप्लाई कर दिए, क्या है Na, एवोगैड्रो नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल जाएगा, 1 मोल। मोल हमें पता है ना, मोल 1 मोल, अगर किसी का मोल के फॉर्म में अगर वैल्यू निकालना है तो उसको Na या फिर एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, U इज इक्वल टू 3 kT Na हो गया। अब हमें पता है कि K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये इसका वैल्यू होता है R/Na। ठीक है, तो K क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन, ये सबको पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R हमारा गैस कांस्टेंट है, क्या है, गैस कांस्टेंट। अब Na क्या है हमारा, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K Na। तो इसलिए इस इक्वेशन में हमने KT और Na की जगह पे क्या रख दिया, KT और Na की जगह पे रख देंगे 3RT। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3RT है, यहाँ पे क्या है 3RT, क्योंकि K और Na इज इक्वल टू हमने क्या रखा है, R रखे हैं, तो 3RT हो गया। ठीक है, अब हमने पता है हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, क्या होता था हीट कैपेसिटी, डेल्टा U बाई डेल्टा T मैंने बोला था ना। तो डेल्टा U क्या निकला हमारा, 3RT। तो इसमें इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो C इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा U बाई डेल्टा T, और U इज इक्वल टू क्या निकला है, U इज इक्वल टू निकला है 3RT। तो 3R इसमें क्या है, कांस्टेंट है, 3R तो बाहर हो जाएगा, और डेल्टा T बाई बचेगा डेल्टा T, तो T और T कट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास 3R। तो ओवरऑल हमारा क्या निकला, अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन मोनोएटॉमिक सॉलिड हैज ए कांस्टेंट हीट कैपेसिटी इक्वल टू 3R। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या निकला 3R, है ना, विच वाज ऑब्टेन थ्योरेटिकली बाय डुलोंग एंड पेटिट। तो डुलोंग एंड पेटिट के थ्रू क्या निकाला गया, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड का, जैसे कि हमने ऊपर देखा अभी, क्या निकला 3R निकला। ठीक है, तो अगर हम R का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल अगर पुट कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 25 जूल पर केल्विन पर मोल का हमें क्या निकला, हीट कैपेसिटी हमें मिल गया किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड्स का, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट दिस वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी इज ऑब्जर्व ओनली एट हाई टेम्परेचर। देखो अब हमें समझते हैं कि हमने डुलोंग और पेटिट लॉ के थ्रू हमने क्या किया, हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर दिया। जब हीट कैपेसिटी हमने इस रूल्स के अकॉर्डिंग, डुलोंग एंड पेटिट के अकॉर्डिंग जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा हीट कैपेसिटी आता है 3R। 3R का वैल्यू हमने देखा 25 जूल पर केल्विन पर मोल। बट ये बाद में इस पे और थ्योरीज आएंगे, इसमें और रिसर्च हुआ तो हमें ये पता चलता है कि ये जो 3R का वैल्यू है ये ओनली हाई टेम्परेचर्स पर काम करता है। मतलब किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड का हीट कैपेसिटी अगर हम निकाल रहे हैं, अगर हाई टेम्परेचर देते हैं, उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई देते हैं, तब इसका वैल्यू क्या होता है 3R के इक्वल आता है। बट लो टेम्परेचर के केस में इसका वैल्यू चेंज हो जाता है, जिसको ये डुलोंग एंड पेटिट ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसका ड्रॉबैक्स क्या है, तो ये लो टेम्परेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। हाई टेम्परेचर के केस में बस बोला गया है ये जब हमने एक्सपेरिमेंटल के फॉर्म में देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा है ना, थ्योरेटिकली हमने देखा कि 3R आ रहा है, डुलोंग एंड पेटिट के रूल्स के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली हमने देखा तो उसका हीट कैपेसिटी कितना है 3R, 3 कैपिटल R, तो उसका मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको। बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये जो 3R का कॉन्सेप्ट है ये ओनली हाई टेम्परेचर्स पर है,
हाई टेम्परेचर के केस में ही 3R आ रहा है, बट लो टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, तब इसका वैल्यू कुछ चेंजेस हो रहा है, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसको ही एक्सप्लेन करना है आपका आइंस्टीन और आपका डिबाई थ्योरी, इसको ही एक्सप्लेन करेगा। ठीक, यहाँ तक। अगर हम इसके भी डुलोंग पेटिट लॉ के थ्रू अगर ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, देखो ये हो गया लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो टेम्परेचर है ये, इधर क्या टेम्परेचर, इधर क्या हीट कैपेसिटी। तो लो टेम्परेचर के केस में हीट कैपेसिटी डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, है ना। टेम्परेचर अगर लो है तो हीट कैपेसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज, और जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। हाई टेम्परेचर को बता दिया है कि हाई टेम्परेचर के केस में 3R होता है, जो कि एक कांस्टेंट है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को पता चला कि लो टेम्परेचर के केस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है डुलोंग एंड पेटिट ने, हाई टेम्परेचर के केस को बता दिया गया है। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं, इसके कंक्लूजन लिखते हैं, है ना, जिसको आगे हम देखेंगे। तो अब देखते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, any theory used to calculate lattice vibration heat capacity of crystalline solid must be explained two thing। तो कोई भी थ्योरी जो दो चीज को एक्सप्लेन कर लेगा वो हीट कैपेसिटीज को एग्जैक्ट एक्सप्लेन कर लेगा। पहला देखो, नियर रूम टेम्परेचर द हीट कैपेसिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड इज अराउंड 3 K पर एटम। तो क्या बोल रहा है, नियर रूम टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर के केस में कितना हो रहा है, 3 K हो रहा है, जो कि मैं बताया ना, मोलर हीट कैपेसिटी 3R। दिस इज वेल नोन डुलोंग एंड पेटिट लॉ। तो डुलोंग एंड पेटिट लॉ ने 3R के केस में तो बता दिया, हाई टेम्परेचर के केस में एट रूम टेम्परेचर हुए, बट एट लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर्स पे, एट लो टेम्परेचर CV डिक्रीजेस बिकमिंग 0 एट T0। तो क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, टेम्परेचर को जब जीरो की ओर हम टेंस्ट कर रहे हैं, तो हमारे हीट कैपेसिटी भी क्या होता है, 0 होता है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है डुलोंग एंड पेटिट ने। ठीक, तो हीट कैपेसिटी हैव टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T क्यूब के फॉर्म में ये हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जिसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, जिसको हम लोग आइंस्टीन थ्योरी और डिबाई थ्योरी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वेरिएशन है ना, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो वेयर द T3 है, मतलब यहाँ पर T की पावर क्यूब है, यहाँ पर भी क्या है, T की पावर क्यूब, राइजेस फ्रॉम लेटिस वाइब्रेशंस एंड द लीनियर टर्म ऑफ कंडीशंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर जब हम कम करते जा रहे हैं, 0 की ओर जा रहे हैं, तो हीट कैपेसिटी भी हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था डुलोंग एंड पेटिट ने। और ये भी बताया कि हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब होता है, जिसको हमें बताएगा डिबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका रीजन क्या है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि लेटिस में वाइब्रेशंस होते हैं और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लीनियर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और वाइब्रेशंस की वजह से, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वाइब्रेशंस की वजह से हमारा हीट कैपेसिटी डिक्रीज होता है टेम्परेचर को लो करने पे, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कौन, डुलोंग एंड पेटिट ने। तो क्लासिकल मैकेनिक्स वुड प्रिडिक्ट CV इज इक्वल टू 3R, है ना। डुलोंग एंड पेटिट क्या है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम आइंस्टीन थ्योरी एंड डिबाई थ्योरी को पढ़ेंगे, वो क्या होगा, वो क्वांटम थ्योरी की बात करेगा। एट ऑल टेम्परेचर, क्या बोला, है ना, CV इज इक्वल टू 3R एट ऑल टेम्परेचर इन वायोलेशन ऑफ बोथ एक्सपेरिमेंट एंड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या बोल रहा है, ये जो CV इज इक्वल टू 3R है, ये हाई टेम्परेचर पर है, बट डुलोंग एंड पेटिट जो कि एक क्लासिकल थ्योरी है, उसका कहना था कि ऑल टेम्परेचर्स पे क्या हो रहा है, CV का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका 3R होना चाहिए, जो कि गलत है। आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आइंस्टीन एंड डिबाई थ्योरी के केस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा हीट कैपेसिटी होता क्या है, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटीज की समझे। फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केस में हमने देखा, फिर इसमें हमने देखा कि डुलोंग एंड पेटिट लॉ ने क्या बोला कि हर टेम्परेचर पे, कि ऑल टेम्परेचर्स पे हीट कैपेसिटी का वैल्यू 3R के इक्वल होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लो टेम्परेचर के केस में हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, T क्यूब के टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। इसको आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।